नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ओलंपियन सुशील कुमार गिरफ्तारी के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किए गए। सुशील कुमार की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा सामने आया है। पैसे लेने के लिए दिल्ली वापस आया था सुशील और इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे, सूत्रों से पता चला, और एक बार फिर वो वापस पंजाब भागने की फिराक में था, लेकिन लोकेशन ट्रेस होने के डर से वो अपना फोन अपने साथ नहीं भी रख रहा था। सूत्रों से खबर मिली है छत्रसाल स्टेडियम में घटना के वक्त वीडियो बनाया सुशील के करीबी बना रहे थे। इस वीडियो को गिरफ्तार प्रिंस दलाल के मोबाइल से ये वीडियो मिला। मृतक सागर पर डंडे बरसाते दिखा सुशील। घर खाली कराने को लेकर सागर से विवाद हुआ था। मॉडल टाउन के में सुशील के घर में सागर रहा करता था और अपनी धाक जमाने के लिए सुशील ने सबके सामने सागर की पिटाई भी की थी। छत्रसाल स्टेडियम में घटना के वक्त जो वीडियो था जिसमें सुशील सागर की पिटाई कर रहा था, वो वीडियो उसी के एक साथी के मोबाइल से मिला, लेकिन उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। आज गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। पैसे खत्म होने की वजह से वो एक बार फिर दिल्ली आया था और इसके बाद फिर से वापस पंजाब भागने की फिराक में था। आशीष सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बड़े ओलंपियन के अर्श से फर्श पर आने की एक पूरी कहानी है, लेकिन जिस तरीके से सुशील को लेकर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सुशील एक रेसलर, एक बड़ा नामचीन पहलवान होने के साथ साथ और भी कुछ ऐसी कहानियों में संलिप्त था जिनका खुलना अभी बाकी है। देखिए राजू, इस पूरे मामले में जो सुशील का कंडक्ट है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सुशील एक अच्छे रेसलर तो थे ही, लेकिन एक शातिर अपराधी की तरह उनका दिमाग बेहद तेजी से काम करता है। क्योंकि जो टाइमलाइन इंडिया न्यूज के पास है उसके मुताबिक जिस दिन वारदात हुई अगले दिन वो उत्तराखंड भागते हैं और उसके बाद 7 मई को वापस दिल्ली आते हैं और वहां से हरियाणा के बहादुरगढ़ जाते हैं। फिर उसी दिन वहां से बहादुरगढ़ से वो निकलकर चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ से भटिंडा गए। हालांकि आपको ध्यान में होगा कि भटिंडा में दिल्ली पुलिस वहां पहुंची भी थी पूछताछ करने के लिए, सुशील को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन सुशील वहां से फरार हो गया था। फिर सुशील भटिंडा से चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ से गुरुग्राम जाता है, उसके बाद फिर वेस्ट दिल्ली आता है और यहीं पर सुशील कुमार को जो दिल्ली पुलिस है वो ट्रैक कर लेती है। दरअसल इतने दिनों तक पुलिस से भागने के बाद सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे। दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि सुशील किसी से मिलने जा रहे थे, पैसे लेने जा रहे थे ताकि वो और लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वो उस समय एक स्कूटी पर सवार थे। स्कूटी का कलर व्हाइट कलर का था जिस समय वो पैसे लेने के लिए जा रहे थे। दरअसल अभी इस पूरे मामले में जब सुशील कुमार को रोहिणी की कोर्ट में भी राजू पेश किया गया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमें सुशील कुमार से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों में जो सुशील कुमार फरार रहे, उस फरारी के दौरान वो किससे मिले, कहां छुपे, ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने सुशील कुमार की मदद की। जी हाँ आशीष, इसी पर मैं सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। सुशील एक नामचीन पहलवान थे। सुशील ने उस दुनिया की उस ऊंचाई को देखा था जहां पर उनके तमाम समर्थक, तमाम फॉलोअर थे। पहचाने जाने का डर तो उन्हें था क्योंकि उनका चेहरा सबके बीच में अच्छी तरह से जाना पहचाना था, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस उन लोगों पर भी अब शिकंजा कस रही है जिन्होंने इतने गंभीर मामले जहां पर हत्या का चार्ज, मर्डर का चार्ज लगा हो, सुशील को लगातार इतने दिन तक छुपाने में मदद की और आज भी कर रहे थे? देखिए, ये तय मान के चलिए राजू कि उन सभी लोगों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसेगा जो सुशील कुमार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अभी जो रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार की जो रिमांड मांगी है, दरअसल आर्गुमेंट के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि हम ये जानना चाहते थे कि फरारी के दौरान सुशील कुमार जो अलग अलग लोकेशंस पे गया, चाहे वो पंजाब की लोकेशन में गया, चाहे वो हरियाणा की लोकेशन में गया, चाहे वो दिल्ली में था, तो आखिर ये कौन से लोग थे जिन्होंने सुशील कुमार की मदद की, ये जानते हुए कि सुशील कुमार के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। दूसरी सबसे अहम बात कि अभी भी जो मर्डर का वेपन है वो रिकवर नहीं हो पाया है।
दिल्ली पुलिस के पास जरूर एक फुटेज है, ये वही फुटेज है जो सुशील कुमार ने खुद बनवाया था ताकि वो रेसलिंग की दुनिया में, इंडियन रेसलिंग में अपना धाक जमा सके कि उसके खिलाफ कोई ना जाए। अब वही उसके गले का फंदा बन गया है। लेकिन अभी भी कई सारे एविडेंस है, कई सारी जो कड़ियां राजू बिखरी हुई हैं, उन सभी कड़ियों को अभी दिल्ली पुलिस को जोड़ना है। इसलिए इंतजार करना होगा कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो कई सारे नए खुलासे होंगे और कई नाम सामने आएंगे जिन्होंने सुशील कुमार को प्रोटेक्ट किया और है। और आपके जरिए हम उन तमाम खुलासों को, उन तमाम नामों को जानेंगे भी। लेकिन एक बात तो तय इस घटना से सामने आ जाती है, जिस शख्स को लाखों के इनाम से नवाजा जाता था आज वो 1 लाख का इनामी बनकर रह गया और उसने अपने करियर, अपने नाम, सम्मान, शोहरत को पूरी तरह से दांव पर जरूर लगा दिया। बहुत शुक्रिया आशीष हमसे जुड़ने और इस तमाम जानकारी को हमारे सामने रखने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के मामले घटने जरूर लगे हैं लेकिन मौत की संख्या में कमी नहीं आ रही। देश में वैक्सीनेशन को बढ़ाए जाने की जरूरत है लेकिन कहीं कहीं वैक्सीन की कमी भी है। दिल्ली में भी वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण फिलहाल बंद है। आदित्य नायर की रिपोर्ट। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर भी मारामारी शुरू हो चुकी है। 18 से लेकर 44 की उम्र तक के जो व्यक्ति वैक्सीनेट होने थे उनका वैक्सीनेशन अब दिल्ली में बंद हो चुका है। 45 प्लस के जो वैक्सीनेशन जिन लोगों का होना है उनमें भी अब काफ़ी हद तक वैक्सीन की कमी दिखाई दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स प्रोवाइड किए हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स फिर भी खुले हैं। और अगर दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर्स की हम बात करें तो उनकी हालत ये है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं खड़ा हूँ और इस वैक्सीनेशन सेंटर पे यहाँ पे वो जो एक बोर्ड है वो यहाँ पे ही लिखा था कि कोविड वैक्सीन सेंटर, पर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये पूरी जगह खाली पड़ा है। और ये खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि अब यहाँ पे दिल्ली में वैक्सीन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि 18 से लेके 44 उम्र तक के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन अब जो है दिल्ली में रोका जा रहा है और कुछ दिनों के लिए नहीं होगा और इस महीने के एंड तक उम्मीद है कि कुछ डोसेज ऑफ वैक्सीन पहुंचेंगे। मेनली जो वैक्सीन आना है वो अगस्त के बाद ही आएगा और अगर उतने दिन तक अगर हम इंतजार करते हैं तो क्या हम थर्ड वेव से लड़ पाएंगे या नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। अरविंद केजरीवाल जो अभी तक ये कहते हुए आ रहे थे कि 3 महीने के अंदर अगर वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए तो 3 महीने के अंदर पूरे दिल्ली को वैक्सीनेट किया जा सकता है, वो अब ये कह रहे हैं कि जितना वैक्सीन दिया जा रहा है उतने में 30 महीने लग सकते हैं दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब काफी हद तक कम हो गया है। संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए फिलहाल 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 19 महामारी के बीच चल रहा 5 हफ्ते का लॉकडाउन अब 6ठे हफ्ते भी बरकरार रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस बात का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब केसेस की संख्या में कमी आ रही है और अगर ये कमी बरकरार रहती है, जिस तरीके से कोविड-19 के नए केसेस की संख्या में गिरावट आ रही है और ये गिरावट अगर इसी तरह से बरकरार रहती है तो 1 हफ्ते बाद दिल्ली को अनलॉक की तरफ बढ़ाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1649 नए कोविड-19 के केसेस आए हैं और 189 लोगों की पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से मौत हुई है। उधर मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो सेंटर इन दिनों खाली नजर आ रहा है। यहां वैक्सीन खत्म हो गई है और टीकाकरण रोक दिया गया है। मुंबई से शिवानी मिश्र की ग्राउंड रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की कमी जहां अब फिलहाल पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसी बीच में कम वैक्सीन और वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसका असर ये है कि अब वैक्सीन डोजेस खत्म हो चुके हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर मौजूद हैं जो कि बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है। आप यहाँ तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कैमरा पर्सन राजू शर्मा के फ्रेम से कि किस तरह से जो पूरा सेंटर है पूरे बैरिगेड्स के जरिए इन्हें जो एंट्री का रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इनके जो कर्मचारी यहाँ पर अक्सर मौजूद होते थे लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डिटेल देने के लिए, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि अगर आप देख पाएंगे अंदर तक जो पूरी एंट्री थी मेजर हर जगह से बंद कर दी गई है स्ट्रिक्टली। साथ ही साथ इसी बीच में तूफान जो आया था तौकते, उसका भी एक असर ये देखने को मिला था कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसके परखच्चे उड़ गए थे, जिसके बाद अब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम भी हालांकि सेम टाइम पर शुरू है।
है। लेकिन बता दें कि वैक्सीनेशन की कमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मुंबई में फिलहाल लगभग 300 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद हैं, लेकिन और अब इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। ऑड इवन फॉर्मूले से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक अब दुकानें खुलेंगी। ऑड डेट पर ऑड नंबर की दुकान और इवन डेट पर इवन नंबर की दुकान खुल सकेगी। बिना भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शाम तक दुकानें खुल सकेंगी। शराब के ठेकों पर भी ये नए नियम लागू होंगे। तो हरियाणा ने एक तरीके से लॉकडाउन तो 31 मई तक बढ़ाया है, लेकिन उसमें एक तरह की राहत भी जरूर दी है। उधर राजस्थान के कोटा में कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है। रफ्तार कम पड़ी है और रफ्तार कम पड़ने के साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब घटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुशील से बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से दूसरी लहर ने तांडव मचाया था, अब कहीं ना कहीं रफ्तार धीरे पड़ती जा रही है। पहले से पेशेंट अब कम हो गए हैं। जिस रफ्तार से पहले पेशेंट आ रहे थे, 1000 के ऊपर पेशेंट आ रहे थे, अब 1000 से नीचे आ रहे हैं। इवन अब तो 3-4 दिन से देखने में आ रहा है कि 500 के नीचे आ गए हैं। कल 325 थे, उसके एक दिन पहले 301 थे, 327 थे, तो पहले से रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। उधर कोरोना संकट के दौर में परेशानियां बढ़ी हैं, तो लोगों में इंसानियत भी दिखाई पड़ रही है। राजस्थान का श्रीगंगानगर में हर घर से रोटियां इकट्ठी की जा रही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों तक पहुंचाया जा रहा है। भारत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे भयावह होती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि राजस्थान सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। इस लॉकडाउन की वजह से आम आदमी के आगे रोजी रोटी का जो है वो संकट खड़ा हो गया। हालांकि श्रीगंगानगर के अंदर बाहर से भी ऐसे कुछ मरीज है जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उनके लिए खाने की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रही है और इसी के चलते आज हम श्रीगंगानगर के मॉडल टाउन के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर एक अच्छी पहल की गई है। आप देख सकते हैं, ये जो साथी है इनके द्वारा एक पहल की गई है कि प्रत्येक घर से, ये देख सकते हैं, ये खाना लाया जा रहा है, रोटियां लेके आई जा रही है। प्रत्येक घर से जो है वो 10 से 15 के करीब जो है वो रोटियां लाई जा रही है, ताकि जिला अस्पताल के अंदर जो कोविड मरीज है उनके परिजन भूखे ना रहे। इसी के चलते जो है वो यहाँ पर जो है वो रोटियों की व्यवस्था की जा रही है और एक संस्था को जो है ये रोटियां दी जाती है और उनके द्वारा जिला अस्पताल के अंदर मरीजों के परिजनों को ये पहुंचाई जाती है। हमारे साथ में ऐसे साथी हैं जिनके द्वारा इस योजना की जो है वो एक तरीके से शुरुआत की गई थी, अच्छी पहल की शुरुआत की गई थी। इनसे जानना चाहते हैं कि इनके दिमाग में कैसे है, आपके दिमाग में, और किस तरीके से इसकी पहल की गई और अब कितने लोग इसके साथ में जुड़ रहे हैं। जब परमात्मा ना करे कोई ऐसा संकट इस पृथ्वी पे आए, लेकिन अब जो संकट आ गया है, आम बंदे को रोटी की प्रॉब्लम है, तो ये हमारी कॉलोनी है मॉडल टाउन सेकंड हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की बैक साइड है, जहाँ के हमारी कॉलोनी के सारे जो हैं लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।